हाय बच्चा पार्टी, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। सो वेलकम बैक टू द टॉप बोर्ड अकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर जो है ना, काफ़ी बेसिक सा टॉपिक है। ये टॉपिक हम हर क्लास में पढ़ते हैं। जहाँ जहाँ पे भी आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा है वो सब इस चैप्टर से ही रिलेट करते हैं। ओके, सो रियल नंबर में बेसिकली हम यहाँ पे थोड़े से बेसिक समझ लेते हैं और उसके बाद इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे, क्योंकि जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी हमारे मार्क्स जो होंगे वो अच्छे से आएंगे। ओके, सो पहले हम इसके थोड़े बेसिक से समझते हैं। तो देखो, रियल नंबर्स जो होते हैं ना, इसमें हम दो नंबर्स को कंसिडर करते हैं। एक होते हैं आपके रैशनल नंबर्स, है ना, एक होते हैं आपके रैशनल नंबर्स और एक होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल और इरेशनल्स। तो रैशनल जो होते हैं उसमें और भी नंबर आते हैं, जैसे आपके नेचुरल नंबर हो गए, जैसे आपके होल नंबर्स हो गए और इंटीजर्स हो गए। इस तरीके से ये जो नंबर्स होते हैं ये आपके किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में। अच्छा, नेचुरल नंबर्स कौन से थे आपके, जो काउंटिंग के लिए यूज़ होते थे, 1 2 3 इस तरीके से। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स में आपके बस जीरो कंसिडर और कर लो, तो 0 1 2 3, है ना, इस तरीके से। और इंटीजर में आपके पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते थे और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते थे। तो जैसे मैं कहूँ कि 0 जो होता है वो इंटीजर है क्या, हाँ, तो 0 भी आपका इंटीजर है। इसके अलावा यहाँ पे 0 से अगर हम इधर चलें तो जैसे +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, इस तरीके से। तो ये सारे नंबर्स आपके क्या है, इंटीजर। अच्छा, नेगेटिव में भी दोगे तो -1 -2 -3, इस तरीके के जो नंबर्स होंगे वो आपके किस में आएंगे, इंटीजर्स में। तो इंटीजर आपके पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले और 0, इन सबको मिला दो तो ये क्या बन जाते हैं, आपके रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स किस में आते हैं, आपके रियल नंबर्स में। अच्छा, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स कैसे, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ये सारे नंबर्स जो है वो किस में आते हैं, आपके इरेशनल में आते हैं। ओके, तो इतना से ध्यान रखना है। ये बेसिक पॉइंट्स हो गए आपके रियल नंबर्स के बारे में, जिसमें हमने रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स को कंसिडर किया है। अच्छा, रियल नंबर की अगर डेफिनेशन अगर पूछे तो क्या होगी, डेफिनेशन ऐसे होती है कि वो सारे नंबर्स जिनको हम इस नंबर लाइन पे बना सकते हैं, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उन सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के अंदर आपके रैशनल और इरेशनल दोनों ही आते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। ये बेसिक है जो हम हर क्लास में पढ़ते हैं, 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक सारी क्लासेस में हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ बेसिक रूल्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे इस चैप्टर में यूज़ होंगे, जैसे एलसीएम, है ना, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट आएगा, एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपके कुछ प्राइम नंबर्स का आएगा और आपके कंपोजिट नंबर्स का आएगा। तो ये जो बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे, एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हम क्वेश्चन को जब करेंगे ना तभी हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हीं को याद रखना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमें बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें इसने क्या बोला है कि यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे हैं ना, उनको हमें क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे 140 है तो 140 के पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे एंड देन उनको क्या करेंगे, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ओके, तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 है ना, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट उसमें नंबर क्या है, 140। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखो, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो और इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में बना के भी कर सकते हो। डायरेक्टली करोगे और लैंग्वेज में बना के करोगे तो फ़र्क ये होगा कि जब आप लैंग्वेज में बना के करोगे तो आपके जो मार्क्स होंगे वो थोड़े अच्छे आएंगे, और डायरेक्टली करोगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स जो होंगे थोड़े कम रह जाए। ओके, सो हमेशा क्वेश्चन को एक बेटर वे में करना चाहिए, बेटर तरीके से सोल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द गिवन नंबर इज 140। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या है, नंबर क्या है हमारे पास, 140 है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके पहले प्राइम फैक्टर निकालने हैं। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 140 के प्राइम फैक्टर्स निकाल के, तो बताओ प्राइम फैक्टर निकालना आता है,
तो जब हम 140 को 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम पे हो जाएगा, 70 टाइम पे। 70 को अगेन 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम पे हो जाएगा, 35 टाइम पे। 35 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, कितने, 7 टाइम पे, और 7 को 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, कितने, 1 टाइम पे। तो ये लास्ट में जब 1 आ जाता है तो यहाँ पे हमारे प्राइम फैक्टर जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140, है ना। तो 140 के प्राइम फैक्टर का क्या क्या हो गए, 2, 2, 5, 7। लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना है, हमें कैसे लिखना है, इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो ये जो भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे हमने फाइंड आउट किए हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, बस इतना सा करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने 140 के प्राइम फैक्टर निकाले हैं और प्राइम फैक्टर को हमने क्या किया है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है। अच्छा, इसको थोड़ा और तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, जैसे 2 जो है ना वो 2 टाइम पे है, तो इसको हम 2 पावर 2 भी लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाली फॉर्म भी करेक्ट है और ये वाली फॉर्म भी करेक्ट है। ओके, समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन कि 140 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले और कैसे हमने उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है। ओके, क्लियर। नाउ देखो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में 156 है, तो 156 इजी ही है, ये तुम प्रैक्टिस में करना। अभी हम 3825 को देखते हैं। तो 3825 इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे थर्ड वाला है, द गिवन नंबर, ये लिखना लैंग्वेज बना बना के लिखोगे ना तो मार्क्स और भी अच्छे आएंगे। द गिवन नंबर इज 3825। ओके, सो prime factors of 3825 B। अच्छा, 3825 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो अगेन उसी मेथड से 3825 लिखेंगे, सोल्व करो इसको। तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, 5, तो 5 से ही डिवाइड कर लो इसको पहले। तो 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम पे 35 आएगा, 3 रह जाएगा 32, तो 6 टाइम पे 30 कंप्लीट हो जाएगा, एंड 2 रह जाएगा 25, तो 25 5 टाइम पे हो जाएगा, तो 765। तो 765 यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो फिर इसको डिवाइड करो किससे, 5 से। 5 से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे 1 टाइम पे कितना रह जाएगा, 2, 26 रहेगा। 26 5 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम पे कितना आ जाएगा, 1 रह जाएगा। 15 को 5 से डिवाइड करोगे कितने टाइम पे, 3 टाइम पे, ठीक है। अच्छा, 153 जो है ये 2 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा। तो 3 से इसको डिवाइड करो तो 5 टाइम पे 15 और 1 टाइम पे 3, तो 51 टाइम पे डिवाइड हो गया। अब 51 जो है इसको डिवाइड करो, तो इसको जब डिवाइड करोगे ना तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, कितने टाइम पे, 17 टाइम पे, और 17 से ही डिवाइड होता है कितने टाइम पे, 1 टाइम पे। ओके, सो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, देखो 3825 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3825, और ये जो इधर हमने फाइंड आउट किए हैं ये क्या है, इनके प्राइम फैक्टर है। तो इनको हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बताओ, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, तो 5 5 3 3 17। अच्छा, 5 यहाँ पे 2 टाइम पे है तो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 यहाँ पे 2 टाइम पे है तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 17 तो यहाँ पे 1 टाइम पे है। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही करेक्ट है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के भी हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए और उन प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने राइट कर दिया। नाउ अब देखो यहाँ पे और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा ये, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं 5005 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वही, द गिवन नंबर इज 5005, ठीक है। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 बी, बोलो 5005 के प्राइम फैक्टर करने, अगेन वही हमारा मेथड रहेगा, 5005 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 5, तो 5 से ही डिवाइड करो इसको पहले। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1001 आएगा। अब 1001 है ना, तो इसको देखो, इसको डिवाइड करने की कोशिश करो, तो मुझे दिख रहा है 11 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 11 से। तो 11 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम पे कितना आ जाएगा बताओ, 99 आ जाएगा, 1 रह जाएगा तो 11 बनेगा। तो अगेन ये 1 टाइम पे कितना आ जाएगा, 11, तो 91। अब यहाँ पे ये कितना है, 91 है, तो 91 जो होगा इसको डिवाइड करो, देखो किससे हो जाएगा, 13 से, हाँ इसको 7 से कर लो, 7 से करोगे तो कितना आएगा, 13 टाइम पे, 13 7 जा 91, और 13 से ही डिवाइड होता है तो 1 टाइम पे।
ओके, सो यहाँ पे 5005 के प्राइम फैक्टर हमने निकाले हैं। 5005 के प्राइम फैक्टर कौन से? 5, 11, 7 और 13। तो इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो 5 इंटू 11 इंटू 17, सॉरी 7 है यहाँ पे, 17 नहीं है, 7। सो 5, 11, 7 और 13। ओके, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसमें हम किसी को भी पावर नहीं लगा सकते, क्योंकि 5 जो है यहाँ पे 1 टाइम पे है, 11 जो है 1 टाइम पे है, 7 भी 1 टाइम पे है और 13 भी 1 टाइम पे है। तो सारे नंबर 1 1 टाइम पे है, तो हम इसको पावर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये ही रहेगी इसकी फाइनल फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन सभी क्वेश्चंस के जो नंबर दे रखे हैं हमें, जो नंबर्स हमें गिवन है, वहाँ पे उनके हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं और उनको उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिखा है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने 140 और 3825 और 5005 ये तीनों क्वेश्चन हमने किए हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन रह गया वो रह गया 156 और एक रह गया 7429। ठीक है, 156 और 7429। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है तुम्हारे रहेंगे किसमें? होमवर्क में इसकी प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे जब तुम इनकी प्रैक्टिस खुद से करोगे। ओके, सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, उसमें हमें क्या बोला गया है, फाइंड दी LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। तो यहाँ तक तो एक पोर्शन हुआ कि हमें LCM और HCF निकालना है, यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे हैं उनका। एंड देन सेकंड में हमें बोला गया है कि हमें वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये चीज़ हमें वेरीफाई करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अच्छा, जब भी क्वेश्चन को रीड करो ना, तो अच्छे से रीड क्या करो, धीरे धीरे रीड करो ताकि पता चले कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या क्या है। ओके, सो यहाँ पे देखो अभी हम इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर क्या दे रखे हैं, 26 एंड 91। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन तो वही रहेगी, द गिवन नंबर्स आर 26 एंड 91। 26 और 91 यहाँ पे दो नंबर हमें दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनके प्राइम फैक्टर लिखेंगे, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उसी के बाद हम उसका LCM और HCF लिख पाते हैं। तो देखो यहाँ पे, सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91 बी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, अब प्राइम फैक्टर हमें उस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे उस डायरेक्टली करेंगे। और अगर मान लो कोई नंबर बड़ा आता है और उसके हम प्राइम फैक्टर डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम उसको पहले रफ में सोल्व कर लेंगे और वहाँ से प्राइम फैक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो 26 तो एक छोटा सा नंबर है, तो हम इसको जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 13। ठीक है, 2 इंटू 13, ये तो हो गया 26 का। सेम ऐसे 91 का लिखेंगे, तो 91 का क्या आ जाएगा, 7 इंटू 13। ठीक है, तो ये हो गए 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ से हमें क्या लिखना है, LCM और HCF लिखना है। तो LCM लिखेंगे हम किसका, 26 और 91 का। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, LCM फिर ब्रैकेट लगा के 26, 91। ओके, सो यहाँ पे इसको हम कैसे रीड करेंगे, LCM ऑफ 26 एंड 91। ओके, अब देखो LCM जो लिखते हैं ना, तो उसके लिए हमें दो चीज़ याद रखनी है। एक तो ये कि जो नंबर जो प्राइम फैक्टर सबसे ज़्यादा टाइम पे, उसको उतने ही टाइम पे लिखना है, सबसे ज़्यादा टाइम पे लिखना है। और कोई नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं है तब भी उसको लिखना है। ओके, सो देखो कॉमन मतलब क्या, जैसे कोई नंबर इसमें भी होना चाहिए, इसके प्राइम फैक्टर में भी होना चाहिए और इसके प्राइम फैक्टर में भी होना चाहिए, तब हम उसको कॉमन बोलते हैं। तो अगर वो मान लो प्राइम फैक्टर जो है वो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तब भी हम उसको यहाँ पे LCM में लिखेंगे। तो ये चीज़ जो मैंने बोली है ये अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि हम LCM कैसे लिख रहे हैं और HCF कैसे लिख रहे हैं। तो देखो LCM के लिए हमने यहाँ पे लिखेंगे, तो इस वाले में 26 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 13 और 91 की क्या है, 7 इंटू 13। तो यहाँ पे 2 इधर है इस वाले में, लेकिन यहाँ पे नहीं है, बट इसको हम लिखेंगे। 7 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम इसको लिखेंगे। और 13 तो दोनों जगह है, कॉमन है, तो 13 को तो हमें लिखना ही है। ठीक है, तो 2 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका, 14। और 14 को जब 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 182, है ना। 14 को 13 से, 14 3 से कितना हो गया आपका, 42 और 3 42 2 4 14 4 18, है ना। तो ये करेक्ट है, 182 आएगा। सेम ऐसे हम इसका क्या लिखेंगे, HCF लिखेंगे। HCF किसका, 26 और 91 का, 26 और 91 का HCF। अच्छा, HCF में हमें बस उसी फैक्टर को लिखना होता है जो कॉमन होता है। अगर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो वो HCF में नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे 26 और 91 के जो प्राइम फैक्टर है उनमें कॉमन क्या दिख रहा है, हमें 13 दिख रहा है, और ये 1 टाइम पे है तो इसको हम 1 टाइम पे ही लिखेंगे। तो LCM कितना आ गया था हमारे पास, 182, और HCF कितना आ गया हमारे पास, 13। अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट पोर्शन जिसमें हमने क्या किया, जो नंबर दे रखे थे उनका LCM और HCF फाइंड आउट कर लिया।
ओके। अब सेकंड पोर्शन जो है ना उसमें हमें क्या बोला है कि वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। तो देखो अब यहाँ पे मेरे पास तो यहाँ पे स्पेस नहीं है नीचे, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके लिख रहा हूँ, लेकिन जब हम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करके आएंगे तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके नहीं आएंगे, जो भी क्वेश्चन का नेक्स्ट पोर्शन है उसको नीचे ही लाइन्स में लिखेंगे। ओके, ये चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ पे वेरीफाई करना है तो हम यहाँ पे टॉपिक लगाएंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना था हमारे पास बताओ ज़रा, 182, और एचसीएफ कितना आया था हमारे पास 13। सो इनको मल्टीप्लाई करके लिख लो। देखो 13 2 से कितना होता है 26, थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। 182 को 13 से मल्टीप्लाई करना है ना, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 26, 6 रह जाएगा, 2 रहेगा, 13 8 जा 104 होता है, 104 और 2 कितना हो जाएगा 106, तो 6 आ गया यहाँ पे और 10 रह गया अभी हमारे पास। तो 13 को 1 से करो तो कितना आएगा 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, तो 2366 ये आ गया हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ। नाउ प्रोडक्ट ऑफ, है ना, यहाँ पे देखो ना एलसीएम इंटू एचसीएफ इसके इक्वल टू में क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे नंबर्स क्या है हमारे पास 26 एंड 91, सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। तो 26 और 91 का जब प्रोडक्ट निकालोगे ना तो ये भी कितना आएगा 2366। तो यहाँ से एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स दोनों ही क्या है 2366, मतलब वैल्यू सेम है। हैंस यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स यहाँ पे क्या है 26 और 91। ओके, सो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, ये इस तरीके से। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सेकंड क्वेश्चन में जो हमें नंबर्स दे रखे हैं, पहले हमें उनका क्या करना है प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकाल के उनका एलसीएम और एचसीएफ लिखना है। एलसीएम और एचसीएफ लिखने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई किसको करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये फॉर्मूला होता है दो नंबर का, जब हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो उसके लिए वैलिड होता है। 3 नंबर्स के ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, मतलब ओनली 2 नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होता है ना, तो याद रखना इसको। नाउ वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या तो कितना है 2366 आया, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो नंबर्स क्या थे हमारे पास 26 और 91, तो 26 और 91 का प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा 2366 आएगा। तो यहाँ से 2366 और यहाँ से 2366 दोनों वैल्यू सेम है, सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स हैंस वेरीफाइड। ये यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन को सोल्व करके आएंगे तो हमारे मार्क्स ऑब्वियसली अच्छे आएंगे और भी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अभी इसका एक क्वेश्चन और हम ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्टली लिखूंगा, है ना, लैंग्वेज थोड़ी मैं यहाँ पे ऊपर से नहीं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे यहाँ पे, जैसे हम कर लेते हैं कोई सा भी कर लेते हैं, मान लो सेकंड ही कर लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन तो तुम्हें रहेगा भैया, एक क्वेश्चन तो तुम प्रैक्टिस में करोगे, क्योंकि जब खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। तो जब क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे ना तभी काम बनेगा। अभी तुम समझो, लेकिन बाद में इसको होमवर्क में करो, अच्छे से समझो, समझ के क्वेश्चन को करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। नाउ देखो द गिवन नंबर्स आर, तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास नंबर्स क्या हैं बताओ ज़रा। नंबर्स हमारे पास 510 एंड 92, 510 एंड 92। सो यहाँ पे लिखेंगे सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510 एंड 92 आर, है ना। तो 510 और 92 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे अब 510 देखो बड़ा नंबर हो गया, तो ये मान लो हमें नहीं आता है कि हम इसको डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे पहले रफ में कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी ऐसे लिख देता हूँ 510, जब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 500 का आधा कितना हो जाएगा 250 और 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, तो 255 है, इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आएगा आपका 51 टाइम पे, और इसको 3 से डिवाइड कर लो तो कितने टाइम पे 17 टाइम पे, और 17 से 1 टाइम पे होता है, 17 3 से 51 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 25317 याद रखोगे, 25317 में यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ पहले ही, 510 जो है उसको हम लिखेंगे 2 5 3 और 17। अब ये जो काम था ना ये हमने रफ में किया था, है ना, तो रफ में किया था, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो 2 5
3 और 17, 2 5 को जब करोगे तो कितना आएगा 10, और 3 को 17 से करोगे तो कितना आएगा 51, तो 51 को 10 से करोगे तो 5 और 0। हमेशा जब भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हम उसको एक बार वेरीफाई करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हमें लगता है कि हम इसके प्राइम फैक्टर निकालें, लेकिन वो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है वहाँ पे। तो जब भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो एक बार इन सबको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि ये सेम नंबर आता है या नहीं आता है। अगर सेम नंबर आता है देन ओके, और नहीं आता है तो हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक वहाँ पे की है। ठीक है, सो 2 5 3 और 17 ये आ गए आपके 5 1 0 के। सेम ऐसे ही 92 के निकालने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 92। अच्छा, 92 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करोगे, देखो चाहो तो डायरेक्टली कर लो, अगर कर सकते हो तो, नहीं तो ऐसे रफ में करके देख लो। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 46, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 23, और 23 से ही होता है कितने, 1 टाइम पे। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 2 2 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। सो 92 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 23। सो 510 और 92 दोनों के हमने प्राइम फैक्टर लिख लिए। अब हमें क्या लिखना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल्स टू, अच्छा एलसीएम जब हम लिखेंगे ना तो यहाँ पे कोई फैक्टर कॉमन है या नहीं है तब भी उसको लिखना है, और कोई फैक्टर ज़्यादा टाइम पे है तो उसको ज़्यादा टाइम पे लिखना है। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे लिखेंगे, 510 में जो 2 है ना वो 1 टाइम पे है, और 92 में जो 2 है वो 2 टाइम पे है, तो हम 2 को 2 टाइम पे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। 5 जो है यहाँ पे है, इधर नहीं है, बट फिर भी हम इसको लिखेंगे। 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है कहीं पे, फिर भी हम इसको लिखेंगे। सेम ऐसे ही 17 और 23 को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 510 जो है 510 और 92 जो है उसके हमने प्राइम फैक्टर निकाल ली, और एलसीएम में हमने क्या लिखा, इस तरीके से ये नंबर्स लिखे। अब ये जो एलसीएम है इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। तो जब हम इसमें 510 और 92 का जो ये सब कुछ लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट आएगा 23460, 23460 है ना, ये नंबर आएगा हमारे पास 23460। ठीक है, तो ये तो हो गया एलसीएम। सेम ऐसे हम इसका क्या लिखेंगे, एचसीएफ लिखेंगे किसका, 510 एंड 92 का। तो 510 और 92 इसका हमें लिखना है एचसीएफ। तो 510 और 92 का एचसीएफ क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे जो कॉमन है बस उसी को लिखना है, बाकी को छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ 2 टाइम पे, यहाँ पे 1 टाइम पे है। 5 3 17 23 कोई भी कॉमन नहीं है, ओनली 2 कॉमन है, और वो भी 1 टाइम पे ही कॉमन है, तो हम इसको लिखेंगे एचसीएफ को 2। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ गया 2, और एलसीएम कितना आ गया 23460। ओके, क्लियर है। नाउ ये तो हो गया हमारा हाफ पोर्शन। अब एक पोर्शन और है हमारा जिसमें हम क्या लिखेंगे, इसका वेरिफिकेशन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन। अच्छा, जब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे तो वही एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखेंगे पहले। तो एलसीएम कितना आया था बताओ जरा, 23460, और एचसीएफ कितना आया था 2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा आपका 23460 है ना, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 0 2 एंड आपका रह जाएगा 1 8, और 1 कितना हो गया 9, और ये हो जाएगा 46। तो 46920, 46920। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ तो आ गया 46920। सेम ऐसे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। तो जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे 510 इंटू 92। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये भी कितना आना चाहिए 46920। अच्छा, ये वैल्यूज़ अगर सेम नहीं आएगी ना, मान लो यहाँ पे जैसे 46920 है, यहाँ पे भी 46920 है, अगर ये वैल्यूज सेम नहीं आती है तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत होगा, कहीं ना कहीं पे आपने मिस्टेक करी है। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आती है तो ही आपका क्वेश्चन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ये आ गया आपका 46920, और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स जो है ये भी कितना आ गया आपका 46920। तो दोनों वैल्यूज आपकी सेम है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हैंस वेरीफाइड, कि आपने दोनों वैल्यूज को सेम प्रूव कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना है ना, समझ में आया। और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा रह गया 336 एंड 54। तो तुम्हें पता है इसको किस में करना है, तुम्हें होमवर्क में करना है, क्योंकि जब खुद से करोगे तभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो 336 और 54 होमवर्क में करोगे। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि फाइंड द एलसीएम and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। prime factorization method मतलब आपको इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर करने हैं एंड देन उनका LCM और HCF लिखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी जो है ना बहुत इजी है, पहले क्वेश्चन के उनके जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो नंबर्स हमें दे रखे हैं ना वो 3 नंबर्स हैं। देखो हर एक क्वेश्चन में जो नंबर्स है ना वो कितने हैं, 3 नंबर्स है, जबकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वहाँ पे नंबर्स कितने थे, 2 नंबर्स थे। तो कोई बात नहीं, मेथड तो वही रहेगा चाहे कितने नंबर्स हो। तो हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो सोल्व करके देखते हैं इसका।
नंबर्स है हमारे पास, द गिवन नंबर्स आर। अच्छा, गिवन नंबर्स क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में? 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 ये हमारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 15 एंड 21 आर। अच्छा, इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 12 के लिखते हैं सबसे पहले। तो 12 देखो छोटा सा नंबर है, हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के लिखोगे तो क्या आएगा बताओ ज़रा? 3 इंटू 5। और 21 के लिखोगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 7। तो ये तो हो गए इनके प्राइम फैक्टर्स। अब क्या निकालना है हमें? इनका एलसीएम। तो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखा है एलसीएम, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा है 12, 15, 21। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। अब देखो एलसीएम के लिए हमें दो कंडीशन थी। एक तो जो नंबर कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है, और कोई नंबर जो है वो अगर 2 या 3 टाइम पे है तो या सबसे ज़्यादा टाइम पे है तो उतने ही टाइम पे उसको लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे एलसीएम में हम लिखेंगे, तो यहाँ पे देखा हमने 2, इसके अलावा 2 जो है इन दोनों में नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम पे है, तो 2 को हम 2 टाइम पे लिखेंगे। अच्छा, 3 यहाँ पे 1 टाइम पे है, 1 टाइम पे है, 1 टाइम पे, सभी में कॉमन है और सभी में 1 टाइम पे है, तो इसको 1 टाइम पे ही लिखेंगे। 5 और 7 कॉमन नहीं है, लेकिन एक एक बार तो यहाँ पे है, तो हम इसको लिखेंगे। सो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 कितना हो गया? 4, 4 5 कितना हो गया? 20, और यहाँ पे ये 3 इंटू 7 कितना हो गया? 21। तो 21 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 420। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे? 420 किसका? 12, 15 और 21 का। नाउ एचसीएफ लिखोगे। अब एचसीएफ भी किसका भैया? 12, 15 और 21 का। तो जब एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ में हमें सिर्फ उन्हीं फैक्टर को लिखना होता है जो कॉमन होते हैं और जो सबसे कम टाइम पे होते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ और यहाँ नहीं है, तो कॉमन तो हुआ नहीं। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और तीनों ही जगह ये 1 टाइम पे है, तो यहाँ पे हम एचसीएफ में लिखेंगे 3 को। अच्छा, 5 भी देख लेते हैं। 5 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 7 जो है वो यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो 7 को भी नहीं लिखेंगे। तो एचसीएफ हमारा कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले जो नंबर्स हमें दे रखे थे उनके हमने प्राइम फैक्टर्स किए, और प्राइम फैक्टर करने के बाद हमने क्या किया, उनका एलसीएम और एचसीएफ लिखा है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना सा ही करना था कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेम ही क्वेश्चन था, बट यहाँ पे नंबर्स जो थे वो 3 नंबर्स हो गए, पहले 2 नंबर्स का ही क्वेश्चन था हमारे पास। तो 12, 15 और 21 के हमने प्राइम फैक्टर करके इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला, एंड दैट्स इट। ये इतना सही क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से करना है। नाउ इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, मैं बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ यहाँ से, कुछ कुछ रहने देता हूँ, और यहाँ पे हम करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है ना वो क्या है? 17 है, 23 है एंड 29 है। 17, 23 एंड 29। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17, 23 एंड 29 आर। अच्छा, 17, 23 और 29 तीनों ही नंबर जो है ना, ये कैसे नंबर है? प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ? ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, और दोनों फैक्टर में क्या होता है, एक तो 1 होता है और एक खुद नंबर होता है। तो 17 क्या है यहाँ पे? प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, या तो ये 1 से डिवाइड होता है या 17 से ही डिवाइड होता है। तो 17 जो है इसको हम 1 इंटू 17 लिख सकते हैं, इसके अलावा इसको नहीं लिख सकते। 23 है, 23 भी आपका एक प्राइम नंबर है, तो इसको भी 1 इंटू 23 लिख सकते हैं। 29 जो है इसको भी ये प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 29 लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, समझ में आया? 17, 23 और 29 तीनों ही आपके क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो अगर ये प्राइम नंबर्स है तो ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे, ये सिर्फ 1 और खुद से ही डिवाइड होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। नाउ ये तो हो गए इनके प्राइम फैक्टर्स। अब हम लिखेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। अच्छा, एलसीएम के लिए क्या करना है? सभी फैक्टर्स को लिखना है, और जो कोई फैक्टर ज़्यादा टाइम पे है तो उसको उतने ही टाइम पे लिखना है। तो देखो यहाँ पे 1 तो सभी में कॉमन है, तो 1 को हम लिख लेते हैं। 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तब भी हम इसको लिखेंगे। 23 इसमें सेकंड वाले में है, 23 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको भी हम लिखेंगे। और 29 यहाँ पे क्या हो गया? 23 हो गया ना, 23, और यहाँ पे हम लिखेंगे 29। तो 17 हो गया, 23 हो गया और 29 हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इन सबको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 11, 33,
9, 11,339, ठीक है। तो ये तो क्या होगा इसका एलसीएम। नाउ एचसीएफ की बात करोगे तो एचसीएफ किसका 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29 का एचसीएफ जब हम लिखेंगे तो इसमें सिर्फ उसी फैक्टर को लिखना है जो कॉमन है। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, ओनली 1। तो यहाँ पे इनका एचसीएफ कितना आएगा 1, बस इतना सही करना था। हमने क्या किया यहाँ पे 17, 23 और 29 के प्राइम फैक्टर्स किए, और हमें पता है कि ये तीनों नंबर जो है प्राइम नंबर्स हैं, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे, या तो 1 से होंगे या फिर खुद से ही होंगे। तो 17 के प्राइम फैक्टर 1 इंटू 17 होगा, 23 के प्राइम फैक्टर 1 इंटू 23 होगा, 29 के प्राइम फैक्टर 1 इंटू 29 होंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे कॉमन या अनकॉमन जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको लिखेंगे, और कोई फैक्टर ज़्यादा टाइम पे है तो उसको उतने ही टाइम पे लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने एलसीएम को ये लिखा, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 11,139 ये इसका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ में सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को लिखते हैं जो सब जगह कॉमन होते हैं, सब जगह होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई फैक्टर है क्या जो सब जगह है, तो 1 है, तो इसलिए इसका इन सब का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, बस इतना सही करना था, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया, सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया। अब रह गया तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन जिसमें है 8, 9 और 25 छोटे छोटे नंबर है, तो ये हो जाएगा इजीली। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना किसमें, होमवर्क में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना उसमें हमें क्या बोला गया है कि गिवन दैट HCF, एक मिनट, गिवन दैट HCF 306657 इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो यहाँ पे क्या बोला गया है हमें कि जो हमारे पास नंबर है 306 और 657, इनका जो HCF है ना वो कितना है 9 है। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है किसका, 306 और 657 का, ठीक है। समझ में आ गया कि यहाँ पे 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है कितना है 9 है, और एलसीएम हमें पूछा है इन दोनों नंबर्स का। अच्छा यहाँ पे ये जो हो गया, अभी देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिवन नंबर्स आर, अच्छा नंबर कौन से जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं 306 एंड 657, ये तो हमारे नंबर्स हो गए। ऑल्सो हमें एचसीएफ दे रखा है ना, एचसीएफ किसका 306 और 657 का। तो 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो कितना दे रखा है, हमें 9 दे रखा है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। नाउ अच्छा मुझे बताओ, अभी हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको हमने वेरीफाई किया था। वी नो दैट, नाउ वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला अभी पढ़ा था और इसको वेरीफाई भी हमने किया था। बोलो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे बताओ एलसीएम हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो एलसीएम को तो मैं ऐसे लिख देता हूँ एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ हमें दे रखा है क्या, हाँ एचसीएफ कितना दे रखा है हमें 9 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और किसका, दो नंबर्स का, तो दोनों नंबर क्या है हमारे पास 306 और 657। तो 306 और 657 इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बोलो समझ में आया यहाँ तक। नाउ एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 306, यहाँ पे क्या आएगा 306 एंड 657, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 9। क्यों, क्योंकि 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर सेंड करेंगे राइट साइड में, तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अच्छा 9 से 657 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, 9 से देखो 9 7 कितना होता है 63, रह जाएगा 2, तो कितना आएगा 27, 27 9 से डिवाइड हो जाता है कितने टाइम पे, 3 टाइम पे। बोलो 9 से 65 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम पे, 63 कितना रहेगा 2, 27, और 9 से 27 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 टाइम पे आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 306 और 73, 306 और 73 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाता है आपका 22,338, 22,338। तो इस तरीके से हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट किया है किसका, 306 और 657 का। ओके सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, और इतना सही। इसमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो हमें इस तरीके से सोल्व करना है, और ये फॉर्मूला जो है ये हमें याद रखना है। बोलो क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि यहाँ पे ये जो नंबर है 6 टू पावर n, ये क्या किसी भी n की वैल्यू के लिए
ज़ीरो पे एंड होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। अच्छा एक चीज़ बताना, जैसे कोई भी नंबर होता है ना, तो वो ज़ीरो पे एंड होगा तो वो किस से डिवाइड होगा? जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 20 है ना, तो ये 20 जो है ये ज़ीरो पे एंड हो रहा है, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है? 0 है। तो ये अगर 20 है तो ये किससे डिवाइड हो सकता है? 5 से डिवाइड होगा ना, 5 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 10। मतलब कि अगर यूनिट डिजिट 0 है तो वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है तो वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ कि इस नंबर का जो प्राइम फैक्टर होंगे, इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर होंगे, उन प्राइम फैक्टर में ये 5 आना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि मैंने लिखा है यहाँ पे 10, तो 10 के प्राइम फैक्टर्स में क्या-क्या आएगा बताओ ज़रा? 1 आएगा, 2 आएगा एंड 5 आएगा, है ना? तो ये नंबर जो है 1, 2 और 5 यहाँ से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी नंबर है ना, वो 0 डिजिट पे एंड होता है उसकी, या फिर एंड डिजिट कह लो या फिर यूनिट डिजिट कह लो, वो 0 आनी चाहिए, तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 होना चाहिए। ठीक है? तो यहीं पे इस कॉन्सेप्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे, तो 6 टू पावर n है, तो पहले हम इसके क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम एक लाइन लिखेंगे, फॉर any number to end with the digit 0, for any number to end with the digit 0, its prime factors should contain, yeah, its prime factors should include 5 as a prime factor। देखो किसी भी नंबर के लिए अगर वो 0 पे एंड होना है तो इसके प्राइम फैक्टर में 5 जो है वो आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 टू पावर n। तो देखो 6 टू पावर n के प्राइम फैक्टर करेंगे, तो देखो n को भूल जाओ, अभी 6 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? 2 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे 6 पे पावर n था, तो 2 इंटू 3 जो है ये 6 के प्राइम फैक्टर है, तो इनके ऊपर भी पावर कितनी आनी चाहिए? n आनी चाहिए। बस इतना सा करना था। तो 6 पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 पावर n। यहाँ तक समझ में आया? अब बताओ इसके 6 पावर n के जो प्राइम फैक्टर आए उसमें क्या है? 2 और 3 है, क्या इसमें 5 है क्या? नहीं है ना, तो 5 नहीं है, तो ये नंबर जो होगा वो 0 पे एंड नहीं होगा। हेयर 6 टू पावर n, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, here prime factors of 6 to power n doesn't contain 5 as a prime factor। बताओ 6 टू पावर n के जो प्राइम फैक्टर है उसमें 5 एज अ प्राइम फैक्टर यूज नहीं हुआ है, आया ही नहीं है। therefore for any natural number n, 6 to power n cannot end with the digit 0। देखो इस क्वेश्चन में सोल्व कुछ नहीं करना था, बस इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज ही थी, और इस क्वेश्चन का थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें समझना था कि भाई जैसे कोई नंबर है हमारे पास और वो नंबर जो है ना वो 0 डिजिट पे एंड होता है, मतलब उसकी यूनिट डिजिट 0 होती है, तो वो कब पॉसिबल होता है? जब उसके प्राइम फैक्टर में क्या हो? 5 आना चाहिए, है ना। अगर प्राइम फैक्टर में 5 आता है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि वो नंबर जो होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये बोला कि प्राइम फैक्टर निकालते हैं 6 पावर n के, तो 6 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 3, तो यहाँ पे पावर n है तो यहाँ पे भी पावर कितनी लगा देंगे? n लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर जो है 6 पावर n के वो क्या है? 2 और 3 है, तो इसमें 5 तो कहीं पे आया नहीं है, तो 5 नहीं है, तो ये नंबर जो होगा वो n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया इतना कंप्लीट, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफली समझाता हूँ, ये रफ पोर्शन है, इसको नहीं करना ना। तो देखो 6 टू पावर n जो है ये 0 पे एंड नहीं हो रहा है ना, 0 पे एंड नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर जो है उसमें 5 नहीं है। तो देखो 6 पावर n है ना, n की जगह हम 1 रख देते हैं, तो 6 पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 6 हुआ। तो 6 जो है इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 6 ही है, ये तो 0 हुआ नहीं। अच्छा 6 पावर 2 लिख देते हैं, तो 6 पावर 2 का मतलब क्या हुआ?
36। तो 36 में यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। अच्छा 6 पावर 3 लिख दो, तो 6 पावर 3 लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा? 216। तो 216 में भी यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। तो ये तो 6 पे मतलब 0 पे एंड हो ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से कि n की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, 3 रख दो, 4 6 कितनी भी रख दो, तब भी वो जो नंबर होगा उसमें यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगी। ये इस क्वेश्चन का मतलब था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, इसमें हमें बोला गया है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है और हमें बताना है कि भैया ये जो नंबर है ये क्यों कंपोजिट नंबर है। अच्छा, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? हमारे ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 6, तो 6 के फैक्टर कि मतलब कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड करेंगे? तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा। तो ये जो नंबर है 6, ये 1 2 3 और 6 इन सभी नंबर से डिवाइड होता है, तो मतलब इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। कंपोजिट नंबर मतलब हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। बोलो, समझ में आया? कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में हमें जो नंबर दे रखा है ना, पहले हम एक एक करके नंबर को लेते हैं। तो ऑन टेकिंग पहले हम इस नंबर को ले लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला नंबर लिया है, तो इस वाले नंबर में देखो यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अच्छा, यहाँ पे ये सब नंबर्स जो है मल्टीप्लाई में है यहाँ तक तो, और यहाँ पे क्या है? प्लस है, और फिर क्या है? 13। तो इस प्लस से इधर भी 13 है एक बार और इधर भी है, तो क्या मैं इस 13 को कॉमन ले लूँ? कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। बोलो, है ना? ये जो 13 है ये इधर इस प्लस के इधर भी है और इधर भी है, तो मैंने क्या किया? यहाँ से 13 को कॉमन ले लिया। तो जब मैं यहाँ से 13 को बाहर निकालूंगा तो कितना रहेगा? 1, और यहाँ से भी 13 को बाहर निकालूंगा तो कितना रहेगा? 1। तो 13 ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा? 7 इंटू 11 इंटू 13 की जगह इतना रह जाएगा 1, और प्लस और 13 की जगह कितना रह जाएगा? 1। तो यहाँ पे ये आ गया 13, और ये जो ब्रैकेट है इसमें देखो, ये 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 77, और 1 से भी करोगे तब भी 77 एंड प्लस 1, तो 13 इंटू 77 प्लस 1 कितना आएगा? 78। अच्छा, यहाँ से देखो, ये है 13, ये 78। क्या 78 के हम और फैक्टर्स निकाल सकते हैं? तो 78 के फैक्टर्स निकाल के देख लो इसे, है ना? रफली निकाल के देख लो इसको। तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम पे कितना आएगा? 6, 1 रह जाएगा 18, 9 टाइम पे 39 टाइम पे। अब 39 जो है ये किससे डिवाइड होता है? 3 से। कितने टाइम पे? 1 और 3, और 13 से डिवाइड होता है 1 टाइम पे। सो यहाँ पे जो 78 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। ये समझ में आया? ठीक है, सो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, मैंने बस नंबर्स को आगे पीछे किया है और कोई नहीं, और कुछ नहीं है। तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो अब बताओ यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे कोई नंबर है, ये मान लेते हैं x नंबर है, तो x नंबर के इक्वल में क्या लिखा है? ये सारे नंबर्स लिखे हैं मल्टीप्लाई में, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? इसके फैक्टर्स हैं। मतलब ये जो x रहेगा ना, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना? 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, बस ये थे, और इस वाले 13 से भी मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, तो वो नंबर इन सभी से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ इसके क्या मोर देन 2 फैक्टर्स पॉसिबल हैं? यस, है ना? ये देखो, ये फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 एंड 3, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो नंबर आएगा, ये जो नंबर है, मान लो कुछ भी आएगा यहाँ पे, तो ये जो नंबर होगा हमारा क्या हो जाएगा? कैसा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। Therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। बोलो, ये क्या है? आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? अब सेम ऐसे ही हम इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले नंबर को लेके इसको कर सकते हैं। ये आधा पोर्शन हुआ है इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले नंबर के लिए। अब ये वाला जो नंबर है ना, इसके लिए भी हमें इसको सोल्व करना है, सेम ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। सो इस वाले को तुम ट्राई करो, या छोड़ो, इसको कर ही लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पे ऑन टेकिंग रहने देते हैं, ये सारे नंबर्स यहाँ से मिटा देते हैं। ऑन टेकिंग में हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
एंड प्लस में 5। ठीक है, ये नंबर है हमारे पास। अच्छा, इस नंबर को देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पे है, प्लस के इधर और इधर जो नंबर है वो क्या है 5 है, तो 5 को मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन आ गया तो इसकी जगह 1 रहेगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2 है ना, फिर 1 एंड प्लस 5 की जगह हटा दोगे, 5 को हटा दोगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स है हमारे ब्रैकेट के अंदर, इन सभी नंबर्स को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका आंसर है वो हमारा आना चाहिए इस तरीके से देखो 7 6 1 4 3 2 1, तो ये सारे नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगा 42, 7 6 42, 4 3 12, 12 2 से कितना हो जाएगा 24, 42 और 24, 42 और 24 मल्टीप्लाई कर लो तो ये आता है आपका कितना 1008 के आसपास आएगा। ठीक है, 1008 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1008 प्लस 1, तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा हमारा 5 इंटू 1009, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मान लो ये कोई भी नंबर है, यहाँ पे मान लेते हैं ये x है, तो x के 2 फैक्टर तो हो गए ना, देखो ये x है तो x 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, इसके अलावा ये 5 से भी हो रहा है और इसके अलावा ये 1009 से भी हो रहा है और ये x से भी तो खुद से भी तो होगा, तो यहाँ पे भी इस नंबर x के कितने फैक्टर्स हैं मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये हमारा जो नंबर होगा कैसा रहेगा हमारा कंपोजिट नंबर रहेगा। ओके, सो यहाँ पे इस सेकंड वाले क्वेश्चन को भी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे x को हटा दो, देयरफॉर नंबर क्या था 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। हमें क्या बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, तो क्यों है क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स पॉसिबल है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, समझ में आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमें क्या बोला गया है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, है ना। 18 मिनट्स में सोनिया जो है वो 1 राउंड कंप्लीट करती है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि जो है उसको कितना टाइम लगता है 12 मिनट्स का फॉर द सेम, मतलब उसी जो सर्कुलर पाथ है उसका एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सोनिया जो है उसको 18 मिनट्स का टाइम लगता है और रवि जो है उसको 12 मिनट्स का टाइम लगता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो जो स्टार्टिंग करते हैं वो सेम पॉइंट से करते हैं एंड एट द सेम टाइम पे करते हैं, सेम पॉइंट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी क्या रहती है सेम। सो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे सोनिया और रवि दोनों खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोनिया भी है और यहाँ पे रवि भी है, तो सोनिया जब इस तरीके से इस सर्कुलर पाथ का एक राउंड कंप्लीट करती है इस डायरेक्शन में तो उसको लगता है 18 मिनट्स का, और रवि जो है उसको लगता है कितना 12 मिनट्स का। तो ये एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, मतलब यहाँ से घूम के यहाँ तक आने के लिए उसको सोनिया को तो लगता है 18 मिनट का, रवि को लगता है 12 मिनट्स का टाइम। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे उसने क्या बोला था कि भाई ये जो स्टार्ट करते हैं ना वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट से सेम टाइम पे, दोनों का टाइमिंग सेम रहेगा और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ऐसा नहीं कि रवि इधर जा रहा है सोनिया इधर जा रही है, नहीं, वो सेम डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या बताना है कि कितने मिनट के बाद वो वापस इसी पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। ओके, सो जब भी ऐसी क्वेश्चन आए ना तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे क्या करना होता है, ये जो टाइमिंग होती है इसका एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो जब हम इन 18 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम 18 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। देखो यहाँ पे द एलसीएम ऑफ 18 and 12 minutes will be the time of to meet Sonia and Ravi at the स्टार्टिंग पॉइंट। वही सोनिया और रवि जो है वो फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो वो क्या रहेगा 18 और 12 का एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ
18 एंड 12। देखो यहाँ पे 18 जो है पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लो, तो ये कितना आएगा बताओ, 2 से डिवाइड करो 9, तो ये 9 3 इंटू 3 होता है। अच्छा अब क्या है 12, 12 को करोगे तो 2 इंटू 3, सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अच्छा बताओ एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था कि भैया वो नंबर जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है, और कोई नंबर सबसे ज़्यादा टाइम पे है तो उसको ज़्यादा टाइम पे ही लिखना है। तो देखो यहाँ पे 2 1 टाइम पे है और यहाँ पे 2 टाइम पे है, तो 2 को हम 2 टाइम पे लिखेंगे। 3 यहाँ पे 2 टाइम पे है और यहाँ पे 1 टाइम पे है, तो 3 को हम 2 टाइम पे लिखेंगे। बोलो ये समझ में आया? तो यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 3 12 और 12 3 कितना होता है 2 इंटू 2 4, 4 3 12 और 12 3 कितना हो जाएगा आपका 36। तो सोनिया और रवि जो है वो वापस कब मिलेंगे, 36 मिनट्स के बाद। बस इतना सा कर लेना इसको, ये क्वेश्चन बहुत है इतना सा। ओके सो यहाँ पे हमने 18 और 12 का क्या निकाला एलसीएम, और जो एलसीएम आया है वही क्या रहेगा उनका फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का टाइम, कि इतने टाइम के बाद वो फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। ओके सो यहाँ पे हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन हो गए, और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो उनको हमें होमवर्क में करना है, क्योंकि जब उनको तुम होमवर्क में करोगे तभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके सो यहाँ तक तो ये 1.1 कंप्लीट होगी। एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और अगर ये क्लास अच्छी लगी है, इसमें तुम्हें समझ में आए हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट कि तुम्हें और जो कंटेंट है वो मिल सके। ओके नाउ एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए हमें खुश रहना है, मस्त रहना है, एंड स्टे कनेक्टेड विद टॉप बोर्ड अकेडमी। थैंक यू।